और शिकायतों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर रोज सुबह से लेकर रात तक एक अजीब सा माहौल बना रहता। उस दिन सुबह मैं जल्दी उठी, सोचा कि नाश्ता बनाकर ससुर जी को दे दूं ताकि वह खुश हो जाए। नाश्ता तैयार करके जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने छोटी छोटी बातों पर नाश्ते में कमी निकालनी शुरू कर दी। कभी कहते, अरे यह पराठे तो अच्छे से सिकी नहीं है, तो कभी चटनी में नमक क्यों कम है। उनकी बातों से मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैं कुछ कहे बिना बस चुपचाप खड़ी सुनती रही। शाम को अक्षय से बात की, बताया कि ससुर जी का ऐसा व्यवहार मुझे परेशान कर रहा है। अक्षय ने हमेशा की तरह कहा, पापा का गुस्सा थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। अक्षय की बातों में दिलासा तो था, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ससुर जी का मिजाज ऐसा क्यों है। दिन बदिन उनका व्यवहार मेरे लिए असहनीय होता जा रहा था। 2 दिन हो गए और हर दिन ससुर जी का गुस्सा देखने को मिलता। हर बार जब वह अक्षय को बुलाते, अक्षय के चेहरे की रंगत उड़ जाती थी। वो बिना कुछ कहे तुरंत बाहर चले जाते और बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती। उनके गुस्से की गूंज सुनकर मेरे दिल में भी डर बैठ जाता था। चौथे दिन सुबह का वक्त था। अक्षय ने मुझसे कहा, चलो आज हम बाहर घूमने चलेंगे। यह सुनकर मुझे थोड़ी खुशी मिली। सोचा चलो कुछ पल के लिए इस तनाव से बाहर निकल सकूंगी। पर तभी ससुर जी ने अक्षय को पुकार लिया। अक्षय फौरन कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी ही देर बाद बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ससुर जी गुस्से में थे और कह रहे थे, तुम्हें एहसास है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर हाजिरी से कितना नुकसान हो सकता है। 3 दिन से शादी के नाम पर घर बैठा है और आज फिर छुट्टी करके बाहर जाने की सोच रहा है। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो और सारे कामगारों पर नजर रखो। यह शादी इसलिए नहीं हुई है कि तुम घर में बंद रहो, और अपनी बीवी से कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत नहीं है जो उसके नखरे उठाएगी। ससुर जी के यह शब्द सुनकर जैसे मेरे दिल पर किसी ने चोट कर दी। मन में गुस्सा तो था, पर उस समय मैंने खुद को बहुत असहाय महसूस किया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे कहूं। उनकी बातों से साफ था कि वह मुझसे खुश नहीं थे। हर बार जब वह अक्षय को डांटते मेरा दिल बैठ जाता। अक्षय जब वापस कमरे में आया, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीमे से कहा, शायद हमें आज बाहर जाने का प्लान टाल देना चाहिए। मैंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए धीरे से कहा, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं। दिल तो बहुत दुखी था, लेकिन अक्षय के सामने जाहिर नहीं किया। वह खुद भी परेशान था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मुझे अब ससुर जी के गुस्से और उनकी बातों से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हो, मुझे इस घर में रहना है और यह भी समझना है कि सबका स्वभाव अलग होता है। उस दिन के बाद मैंने ससुर जी की बातें दिल पर लेना बंद कर दिया। उनकी हर शिकायत को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना शुरू किया। पर मन में यह सवाल बार बार उठता कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। शादी के बाद अक्षय ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, पापा की बातों का बुरा मत मानो, वो वैसे ही गुस्से में रहते हैं, लेकिन मन के बुरे नहीं। 3 दिन तक मैं बस यही सोचती रही कि ससुर जी का मिजाज इतना सख्त क्यों है। हर छोटी बात पर वह गुस्सा क्यों कर देते हैं। पर आज जो हंगामा हुआ, उससे मैं सचमुच बहुत घबरा गई थी। अक्षय जब कमरे में आया तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसने धीमी आवाज में मुझसे माफी मांगी और कहा, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। पापा ने बहुत डांटा। मैंने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। अक्षय के जाने के बाद मेरा दिल भारी हो गया था। मैंने खुद को संभालते हुए किचन का रुख किया, लेकिन बर्तन धोते वक्त मन में कई सवाल उठ रहे थे। शादी के चौथे ही दिन मुझे सारे घर का काम करना पड़ रहा था। ऊपर से ससुर जी ने नौकरानी को भी निकाल दिया था।
उन्होंने अक्षय से कहा था अब घर में बहू आ गई है तो सफाई और बाकी काम वही करेगी। सुबह से ही मैं घर के काम में जुटी हुई थी। सारे बर्तन धोने के बाद मैंने पूरे घर की सफाई की। शादी के बाद पहले ही हफ्ते में इतनी मेहनत और थकान हो रही थी कि मन किया सब छोड़कर बस सो जाऊं। जब आखिरकार घर का हर कोना साफ करके मैं अपने कमरे की ओर बढ़ी तो थकान से शरीर टूटने लगा था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में पहुंचने वाली थी ससुर जी ने मुझे आवाज दी, बहू जरा इधर आओ। मैंने जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे को अच्छे से ओढ़ लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि ससुर जी इस बात पर भी नाराज हो सकते हैं। उनके कमरे में जाते वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं उनके सामने पहुंची जल्दी के कारण दुपट्टा फिसलकर नीचे गिर गया। मैंने धीरे से पूछा, जी पापा जी कुछ चाहिए था। उन्होंने एक बार फिर मुझे सिर से पांव तक देखा और मैं खुद को और भी असहज महसूस करने लगी। जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। जैसे ही मैं वहां से निकलने वाली थी उन्होंने रोक लिया और बोले थोड़ी देर यहीं बैठा करो, बात कर लिया करो, अब घर में तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है। बड़े दिनों से अकेला हूँ, बोर हो जाता हूँ। यह सुनकर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। कमरे में बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी तो मुझे मजबूरन बेड के किनारे ही बैठना पड़ा। ससुर जी इधर उधर की बातें करने लगे पर मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तभी उन्होंने दूध का गिलास उठाया लेकिन एक घूंट लेते ही शिकायत करने लगे, इतना ठंडा दूध मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म गर्म दूध पसंद है। यह कहते हुए उनकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे शरीर पर घूमने लगी। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे, चेहरे पर भी पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगी। फिर बोले जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने जल्दी से दूध का गिलास उठाया और वहां से खड़ी हो गई। वैसे तो पिछले 3 दिनों से जब अक्षय घर पर होता था ससुर जी हमेशा गुस्से में ही बात करते थे, लेकिन आज उनके बर्ताव में कुछ अजीब था। लेकिन आज तो उनका लहजा बहुत ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे वही ससुर है जो 3 दिन से अक्षय को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे, गुस्से से अक्षय से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लगा था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। यह पल मेरे लिए बहुत ही असहज और डरावना था। ससुर का व्यवहार और उनकी नजरें मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं और क्या आगे करना चाहिए। जब मैं कमरे से बाहर जाने लगी मेरे ससुर ने मुझे रोक लिया। अरे बाहर कहाँ जा रही हो, मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। यह तन्हाई अब और ज्यादा कष्टकारी हो गई है, उन्होंने कहा। उनकी बातें मुझे और भी असहज महसूस करा रही थी। फिर उन्होंने कहा, तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग का फैंसी ड्रेस पहना था वह बहुत अच्छा लग रहा था, आज शाम वही पहन लेना। यह बात सुनकर मुझे गुस्सा और असंतोष महसूस हुआ। यह फरमाइश अक्षय को करनी चाहिए थी, मेरे ससुर को नहीं। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा बना लिया था। जब अक्षय फैक्ट्री जाता मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुलाते, अजीब नजरों से देखते, बार बार अपने सूखे होठों पर जुबान फेरते और कहते मुझे दूध पीना है, दूध गर्म करके दो। जब मैं दूध का गिलास लेकर जाने लगती तो वह मेरा हाथ पकड़ लेते और कहते मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करो। मैं इस स्थिति से बहुत असहज हो गई थी। काम के बहाने ढूंढकर मैं कमरे से निकलने की कोशिश करती थी, लेकिन अब यह सब बहुत कठिन हो गया था। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी ससुर अचानक वहां आ गए। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत अपने कमरे में चली गई।
दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। मेरे शरीर और मन में अजीब सी बेचैनी हो गई थी। मैं बेड पर बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर ऐसा कर सकते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने तय कर लिया कि मुझे अक्षय से बात करनी होगी, लेकिन मुझे पता था कि वह अपने पिता के सामने कभी भी विरोध नहीं कर पाता। मैंने पूरा दिन अपने कमरे में ही बिताया, किसी काम में हाथ नहीं लगाया। मेरे ससुर ने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी और भूख की बात की, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला और उन्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने सोचा कि मुझे अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन यह सोचकर भी डर लग रहा था कि यह सब कैसे होगा। कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया था। अक्षय था। कहने लगे, कंचन दरवाजा खोलो। यह क्या बदतमीजी है, क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद करके कमरे में बैठी हो। अक्षय की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटे मुझे गुस्से से दे रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास और शर्म नहीं है। मेरा बाप सुबह से भूखा बेटा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा यह कहना था कि अक्षय गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी कर रही हो। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी शनिवार को 7 दिन नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि यह लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती है। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने यह बात कह दी है कंचन, आइंदा से अगर कहा तो हाथ मैं तलाक का पेपर पकड़कर तुम्हें विदा कर दूंगा। यह सुनना था कि मेरा रंग उड़ा गया था। मेरे पापा को पहले ही 6 बेटियां थी और वह शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बेबाक की गुस्ताखियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त अक्षय जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, अक्षय इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूंगा। उसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी। यह कहकर वह गुस्से से वहां से चले गए। मैंने एक गुस्से भरी नजर अपने ससुर पर डाली थी। अक्षय कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 8-10 मेंबर का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है ना, माँ है ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर नंद होते, जो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं? मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही यह सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि यह फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि अक्षय ऐसा करो, अपने पापा की शादी करवा दो। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ अक्षय ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? यह बाप की उम्र है शादी की,
क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकाना भारी पड़ रहा है? मैंने कहा तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा यह कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है, मेरे बाप की उम्र 60 साल है, कब्र में पाव है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज है, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की पत्नी पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दे, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे बाप की तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे सौतेली माँ को संभाल लोगी। यह घर और बिजनेस फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल देगी। पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूँ। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं अपना घर बसाने के लिए, क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। मैं आंसू दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से अक्षय की आवाज आ गई। कहने लगा कंचन बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बनाकर दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन अक्षय ने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। अक्षय का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होठ बंद कर लिए थे। अक्षय जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा। अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से कतर रखे हैं, वह चाहकर भी कहीं जा ही नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसीलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वह मेरे बेटे को उड़ाकर ही ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं कि वह तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरे ससुर की लगातार हरकतें और अक्षय की धमकियों ने मुझे भीतर से तोड़ दिया था। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मायके के लौटने का मतलब था कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और तलाक की स्थिति में मेरे भविष्य पर संकट आएगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगे जाओ, जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। यह शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ये गंदी और बेइज्जत भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना ही उनके के पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने अक्षय का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे,
आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। अक्षय यह सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे गौरव भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 4,000 निकाले और मेरी तरफ बढ़ाए। कहने लगा, यह लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे यह नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि अक्षय मुझे घूरने लगा। कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। ना चाहते हुए भी मैंने 4,000 पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैया पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मेरे ससुर की बातों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। उनका मेरे प्रति इस तरह का व्यवहार हर दिन बढ़ता ही जा रहा था और अब तो उन्होंने खुलकर अपने इरादे जताने शुरू कर दिए थे। मैं उस दिन पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी रही, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल टूट रहा था। मैं जानती थी कि इस घर में अब मेरी कोई इज्जत और सम्मान नहीं बचा है, लेकिन मेरे पास घर छोड़ने का भी कोई रास्ता नहीं था। अक्षय को देख रही थी जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे यह चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा का यह कौन सा तरीका है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको मुझसे दूरी रखकर बात करनी चाहिए। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का। ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे को भी। मेरी इस बात पर अक्षय भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हुआ जो उसने तुम्हें जरा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बजाय पापा के दिल में जगह बनाने के तुम हर बात पर एतराज करती हो। वह धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो कि पापा ने यह बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे चेतावनी देने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कंचन, अपना रवैया पापा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अक्षय मेरी बर्दाश्त ही खत्म हो चुकी है, ऐसा करो मुझे जहर लाकर दे दो या अपने बाप की शादी करवा दो। यह कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर डोर बेल बजी थी। फिर बाहर शोर की आवाज आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो सऊदी में एजुकेशन हासिल करने गया था और वह वापस आ चुका है, वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी कर ली थी और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसीलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं दी थी। और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि अक्षय का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वहीं रहते। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर अक्षय ने भी कहा कि पापा गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वह हो चुका है। शिवेंद्र को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्रगुजार थी कि अब घर में मैं अकेली नहीं। मेरी देवरानी काफी खुश मिजाज और बातूनी किस्मत की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। शिवेंद्र अक्षय के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वह भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझसे मांगा करें। शिवेंद्र भी यह सुनकर मुस्कुराने लगा। देवरानी ने खुशी खुशी अपने नए जिम्मेदारियों
को स्वीकार कर लिया और घर के कामों में सक्रिय हो गई। अब घर का माहौल थोड़ा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित लगने लगा। मेरे ससुर का ध्यान देवरानी की तरफ होने से मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह अब मेरी ओर कम ध्यान दे रहे थे। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी राधिका जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास से बार बार अपने चेहरे का पसीना पहुंच रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। वह किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहने लगी, मुझे पापा की आदत बड़ी अजीब लगती है। अजीब नजरों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अजीब सी बातें करते हैं जिसे सुनकर मेरे कानों की लौ तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो शिवेंद्र से बात करूंगी, वह तो कहते थे कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि यह दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालते। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन अक्षय ने मेरी कभी नहीं सुनी। वह कहने लगी, लेकिन मैं तो शिवेंद्र से साफ कह दूंगी, अगर पापा ने यही बर्ताव रखा तो मैं उसे कहूंगी कि अलग घर ले। वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था जो कि मेरे और अक्षय के बीच हो रहा था। शिवेंद्र कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर देश अकेला ही रह चुका हूँ। अब मेरे घर में तुम्हें 4 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी। तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई जो अक्षय की मेरे साथ होती थी। राधिका डाइवोर्स मांगने लगी थी। उस समय अक्षय जब कमरे में आया तो काफी चुप चुप सा था। मैंने कहा कि अक्षय, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी। जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज राधिका को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पापा भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक पत्नी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 65 साल की है। आप चाहते तो अपनी मम्मी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब अक्षय के अकल में आई। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है। अक्षय ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वह औरत भी 40 साल की है और भाइयों की मेहरबानियों पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो पापा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिन में ही उसकी मेरे ससुर के साथ शादी हो गई थी और इससे यह फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। अक्षय अब मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की ही जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नजरें हम पर बेबाक सी नहीं उठती थी। हमारे समाज में यह चीज भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और राधिका को करना पड़ा था। इस कहानी की मुख्य शिक्षा यह है कि जब आप एक नए परिवार में शादी करके आते हैं तो आपको न केवल अपने जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान रखना होता है, बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी तालमेल बैठाना पड़ता है। हालांकि यह हमेशा आसान नहीं होता है। कहानी में मुख्य पात्र को अपने ससुराल के मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है, जहां उसे अपने ससुर के अस्वीकार्य और अनुचित व्यवहार से जूझना पड़ता है। यह स्थिति किसी भी महिला के लिए असहज और अपमानजनक हो सकती है, लेकिन इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब आपके सम्मान और सीमाओं का उल्लंघन हो तो चुप रहना हमेशा सही विकल्प नहीं होता। सबसे पहले इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि कभी-कभी परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव और अधिकार के कारण अनुचित शक्ति का दुरुपयोग करते हैं।
पात्र के ससुर ने अपनी पोजीशन और उम्र का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि समाज में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाओं को उनके परिवार में इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी यह भी बताती है कि ऐसी परिस्थितियों में सहनशीलता और धैर्य भी एक सीमा तक ही लाभकारी हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि अगर आपकी परिस्थितियां गलत दिशा में जा रही हैं, तो आपको आवाज उठाने से नहीं घबराना चाहिए। कहानी की नायिका ने लंबे समय तक इस स्थिति को सहन किया, अपने पति अक्षय से बात करने का फैसला किया, लेकिन अक्षय के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इतना आसान नहीं था। वह अपने ससुर की बातों और उनके अनुचित व्यवहार को अपने अंदर समेटे चली गई। लेकिन यह सहनशीलता उसे और मानसिक तनाव में डाल रही थी। यहाँ यह संदेश है कि जब आपके आत्मसम्मान की बात आती है तो संवाद करना और अपने साथी से मदद मांगना बेहद जरूरी होता है। हालांकि अक्षय अपनी पारिवारिक परिस्थितियों में उलझा हुआ था और अपने पिता के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर भी नायिका के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी असुविधा और परेशानियों को खुलकर व्यक्त करें। इस कहानी से एक और महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि किसी भी रिश्ते में संतुलन और सम्मान जरूरी होता है। यदि किसी रिश्ते में एक व्यक्ति अपने साथी के सम्मान और भावनाओं की अनदेखी करता है तो यह रिश्ता कमजोर हो जाता है। नायिका के ससुर का व्यवहार न केवल उसकी गरिमा का हनन कर रहा था बल्कि उसके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को भी चोट पहुंचा रहा था। कहानी इस बात को उजागर करती है कि जीवन में आत्मसम्मान और व्यक्तिगत सीमाओं की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। कहानी से यह शिक्षा भी मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद और समझ से निकाला जा सकता है। नायिका को अक्षय से अपनी बात कहने का डर था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसका पति उसकी बात मानेगा या समझेगा। कई बार हमें अपनी परेशानियों को व्यक्त करने में डर लगता है क्योंकि हमें यह डर होता है कि लोग हमें गलत समझेंगे या हमारा समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो वे और बढ़ सकती हैं। इसलिए जब भी किसी रिश्ते में समस्या हो उसे तुरंत सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि उसे अनदेखा किया जाए। इसके अलावा कहानी में ससुर का नकारात्मक व्यवहार एक और शिक्षा प्रदान करता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों या बच्चों के जीवन साथियों से उम्मीदें लगाते हैं जो कि उनकी पारंपरिक सोच या अपने अनुभवों पर आधारित होती हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनकी सोच हमेशा सही हो या हर परिस्थिति में लागू हो। ससुर का सख्त व्यवहार और अनुचित मांगे न केवल परिवार के माहौल को खराब कर रही थी बल्कि नायिका के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा रही थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पारिवारिक संबंधों में दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग अनुचित व्यवहार कर रहा है तो इसे चुपचाप सहन करना समाधान नहीं है। संवाद और स्पष्टता से इन मुद्दों को सुलझाना जरूरी है। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि समाज में महिलाओं पर अक्सर अनावश्यक दबाव डाला जाता है कि वे हर परिस्थिति में खुद को ढाले और हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरे। नायिका के ससुर का व्यवहार इसी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने अपने बेटे अक्षय से कहा कि अब घर में बहू आ गई है तो उसे घर का सारा काम करना चाहिए। यह मानसिकता कई परिवारों में देखी जाती है जहां महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत सीमाओं और इच्छाओं को भूलकर परिवार की सेवा करें। यह कहानी इस पुरानी सोच को चुनौती देती है और यह संदेश देती है कि महिलाओं को भी अपनी इच्छाओं और सम्मान का अधिकार है। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की सेवा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब यह सेवा उनकी गरिमा और आत्मसम्मान के खिलाफ हो।
सबसे अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब परिवार में किसी प्रकार की अनुचित स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका मुकाबला सही तरीके से करना चाहिए। नायिका ने शुरुआत में अपनी असहज को अनदेखा किया और अपने ससुर के अनुचित व्यवहार को सहन किया, लेकिन जब स्थिति असहनीय हो गई तो उसने खुद को इस स्थिति से निकालने के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया। यह निर्णय किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता, खासकर जब वह एक नए परिवार में हो। लेकिन यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पारिवारिक जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मसम्मान, धैर्य, संवाद और निर्णय क्षमता की जरूरत होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।